हेलो दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस। देखो जी, मेरी कोशिश ना ये रहेगी कि सिंपल आपको आंसर बताने की बजाय ना ऐसा हम कोशिश करें कि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, बेसिक हमने तैयारी की है और हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, तब हमारी अप्रोच कैसी रहेगी। अच्छा जी, क्या है जी? डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश या कोलिजन which results in the deployment of airbags almost instantaneously। क्या है? भी कार क्रैश हो गई, एकदम उसने सेंस किया और एयरबैग खुल गए। ठीक है जी, पहले पढ़ लें क्वेश्चन क्या है। इन होम मैनी ऑफ द अबव एक्शंस इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलोमीटर रिक्वायर्ड। एक्सेलोमीटर का फंक्शन रिक्वायर्ड है नहीं है, थोड़ा ना शब्दों को समझने की कोशिश करें। एक्सेलेरेटर बढ़ा दिया मतलब स्पीड बढ़ा दी, तो बस जो बढ़ती हुई स्पीड को मॉनिटर करने के लिए, उसको मापने के लिए जो यंत्र है उसको कहते हैं एक्सेलोमीटर। जो स्पीड बढ़ रही है, ठीक, तो इसका यूज करके हम क्या क्या इसका यूज किस किस में होता है। अब देखो, जब स्पीड बढ़ रही है, एकदम कम हुई, कहीं अगर टक्कर हुई तो स्पीड क्या है, एकदम कम हुई। तो अगर एकदम कम हुई, इसका मतलब इसने सेंस कर लिया स्पीड एकदम कम हुई है और हमारे एयर बैग खुल गए। बहुत बढ़िया, ये आंसर सही हो गया। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ ए लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड विच रिजल्ट्स इन द इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। एकदम क्या है, लैपटॉप आपका गिर रहा है। जब लैपटॉप आपका गिरता है, आपको पता है कि उसकी भी स्पीड बढ़ती है, मीन तो उसको भी क्या है, ग्राउंड में जब वो टकराएगा, जब गिरेगा, तो जब ग्राउंड पे टकराएगा एकदम उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इस चीज को डिटेक्ट कर लेता है और क्या करता है, हमारे हार्ड ड्राइव को एकदम टर्न ऑफ कर देता है ताकि हमारा नुकसान ना हो। एक्सेलरेशन को इसने मेजर कर लिया। बहुत बढ़िया। आगे तीसरा ऑप्शन, डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन which results in the rotation of the display between portrait and landscape mode। ठीक, इसको भी डिटेक्ट करता है कि जो आपने स्मार्टफोन को टिल्ट किया तो क्या हो गया, आपकी स्क्रीन भी रोटेट हो गई। जैसे आपने सीधा मोबाइल पकड़ा है तो स्क्रीन सीधी रही, पोर्ट्रेट मोड में आपने उसको तिरछा कर दिया, हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री घुमा 90 डिग्री घुमा दिया तो स्क्रीन चौड़ी हो गई, लैंडस्केप मोड में हो गया। तो जो इसको चेंज करना, उसको भी ये डिटेक्ट करता है। टिल्ट को अपने मोबाइल को घुमा देना, पहले आपने सीधा पकड़ा है, ठीक, लंबाई की तरफ, फिर आपने चौड़ाई की तरफ ऐसे कर दिया, तो इस टिल्ट को भी डिटेक्ट करता है एक्सेलेरोमीटर, ठीक, और उस हिसाब से इसको चेंज कर देता है। देखो, डिटेक्ट करता है, आपने एकदम उसकी स्पीड चेंज की, पहले खड़ा था, ठीक, स्थिर था, फिर आपने एकदम उसको मूव कराया और फिर रोक दिया, तो उसकी एक्सेलरेशन चेंज हुई ना, तो मूवमेंट से फिर जीरो हो गई, कम हो गई। तो इन चीजों का यूज होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन घटी बढ़ी, उसको इसने माप लिया, तो उस हिसाब से कोरस्पॉन्डिंग एक्शन किया। तो सिंपल सी बातें हैं, थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगाया, इसके शब्द टर्मिनोलॉजी को समझा और इसको फिर डीकोड करने की कोशिश की, तो हाँ भाई, एक्सेलरेशन को मेजर करता है, वो एक्सेलरेशन को मेजर करता है, तो ये भी हो जाएगा सही। और अगर तुक्का ही मारना है तो ये है कि जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के फंक्शन होते हैं, अगर वो फंक्शन जनरल से हैं तो उसको वो मेजर करता है, तो ऑल सही होते हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया, सी। ठीक है जी। इसको आपने ये मत कहना मैं तो साइंस टेक का नहीं हूं, बड़े बड़ी बड़ी डीप चीजें हैं, मैं कैसे कर पाऊं। नहीं नहीं, आप समझने की कोशिश करो। एक आगे जाके क्वेश्चन आएगा बायोलॉजी के ऊपर, आम बंदा उसको छोड़ देगा, पर अगर आपने उसकी टर्मिनोलॉजी को डीकोड कर लिया तो आप आंसर निकाल लोगे। ऐसी चीजें होती हैं। आगे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन हमारा मिस हो गया था। कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। कार्बन फाइबर्स है, हल्के फाइबर्स, अच्छे मटेरियल, तो यूज होते हैं, हाँ जी होते हैं। ठीक है जी, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, वैसे देख लो। तो पहला था सही, और कार्बन फाइबर्स कैन वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट थी, इसको हमने कर दिया था गलत। तो आंसर था ओनली वन करेक्ट है। आगे चलते हैं जी। 55 विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर्स। अगर बायोफिल्टर्स की बात करें, ठीक, बायोफिल्टर्स भी जैविक सोर्स से
ड्राइव किया हुआ फिल्टर, तो ये फिल्टर करता है। ठीक है जी। इन रीसर्कुलेटिंग एक्वा कल्चर सिस्टम, मान लो आपने मछली पालन किया है तो नीचे कोई फिल्टर लगा है जो कि उसके वेस्ट को निकालकर फिर उसको डिग्रेड वगैरह करके फिर हम उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है जी। तो क्या कहता है जी, बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। अब जरा सोचो, इसने क्या किया, जो आपका एक्वा कल्चर है, मीन पानी का कल्चर जहां पर आपने मछली वगैरह पाली है, ऐसा कुछ किया, तो उसमें हमने फिल्टर लगा दिया और फिल्टर ने क्या कर दिया, जो फिश फीड वगैरह है, जो और वेस्ट है, उसको फिल्टर कर दिया। तो इसको हम क्या करते हैं, जो वेस्ट है उसको हमने कलेक्ट करके फिर बाद में ट्रीट कर दिया बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। तो जो फिश फीड हमने डाला था, मछलियों ने नहीं खाया, वो वेस्ट बन गया, उसको हमने फिल्टर के द्वारा कलेक्ट किया और फिर ट्रीट कर दिया। कॉमन अंडरस्टैंडिंग है फिल्टर। ठीक है जी, चक दो फटे, सही है। वाई फिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए। जब आपने कोई भी अपना नाइट्रोजन साइकिल वगैरह पढ़ा होगा, तो जब हम फिश फीड देते हैं तो फीड वगैरह में क्या होता है, नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है, तो वो नाइट्रोजन वगैरह क्या होता है, वो कन्वर्ट कर जाते हैं अमोनिया में। जो खड़ा हुआ पानी है ना, तो वहां पर अमोनिया बन जाता है। तो अमोनिया कोई अच्छा नहीं है, अमोनिया स्मेल मारता है, अमोनिया टॉक्सिक सा भी होता है। तो फिर क्या है, बायोफिल्टर से हम ऐसी चीजों को क्या करते हैं, फिल्टर करके उनका डिग्रेडेशन करवाते हैं। तो क्या होता है, इस अमोनिया से, अमोनिया होता है जी NH4, तो उसका फिर नाइट्रोजन वाला कंपाउंड अलग बन जाता है। तो अमोनिया को हम क्या कर देते हैं, नाइट्रेट बना देते हैं। तो आपको नाइट्रेट चाहे ना भी याद रहे, इतना जरूर याद रखिए भी हाँ भी अमोनिया को डिग्रेड करके कुछ और नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, और अमोनिया हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हाँ भी ये फंक्शन भी हो सकता है जी, चक दो। ठीक है जी। बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। जहां पर थोड़ा गड़बड़ हुई, असल में क्या है, फिल्टर ने जो वहां पर चीजें है ना उसको कम कर दी है, फिल्टर कर दिया। ठीक, तो फास्फोरस को वो एक या और चीजों को वो डिक्रीज करता है, ना कि इंक्रीज। कॉमन अंडरस्टैंडिंग से आप देख लोगे कि ये डिक्रीज है, इंक्रीज नहीं। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत, क्योंकि फिल्टर ने तो क्या है, कुछ चीजें रिमूव की है। ओके, तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, बी, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखो जी, ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, अगर हमने तैयारी की है, साइंस टेक पढ़ा है, तो स्पेस में ये टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ी होगी, तो अंडरस्टैंडिंग से पढ़ी है तो आप आंसर कर ले जाओगे। देखिए, आपको ये वाला टर्मिनोलॉजी आती होगी। नेबुला क्या है, नेबुला है जायंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। ठीक, तो जो पहले होता है गैस, डस्ट वगैरह, उसे नेबुला कहते हैं, जो कि बाद में धीरे धीरे कंडेंस होकर कुछ ना कुछ मैटर, कुछ ना कुछ तारा वगैरह बनाते हैं। तो नेबुला हो गया जे। तो अगर नेबुला जे हो गया, इसका मतलब जे भी गलत और जे भी गलत, पर अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लो। सेफिर्स क्या होते हैं, स्टार्स विच ब्राइटन्स एंड डिम पीरियोडिकली, जो समय के हिसाब से कभी उनकी रोशनी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो ये आंसर जे वाला है। इसका मतलब पहले दोनों हो गए गलत। वाह जी, अच्छा जी। पल्सर्स क्या है, न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स। बहुत बड़ा तारा जब उसके अंदर फ्यूल खत्म हो गया, वो क्या है, धीरे धीरे कोलैप्स हो जाता है, तो वो क्या है, न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, उसे कहते हैं पल्सर्स। अगर पढ़ा होगा आपको, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। तो तीसरे वाला सही है। तो कितने सही हुए, ओनली 1, ए आंसर हुआ। तो अगर तैयारी की है तो ये वाला क्वेश्चन भी आपने करके आना है, आपके कंपटीटर ने किया है ऐसे क्वेश्चन। आगे जी, ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम हर साल न्यूज में रहता है। जब हम अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया हमने, इंडिया ने, तो तब कहानी चलती है कि कैसे हम GPS वगैरह अमेरिका से लेते थे, कैसे कैसे कारगिल युद्ध के दौरान हमने अमेरिका से मांगा था GPS, तो उन्होंने देने से मना कर दिया। ये अपनी स्टोरियां हैं। फिर हमने कहा कि हम अपना सिस्टम डेवलप करेंगे, फिर हमने अपना सिस्टम डेवलप किया धीरे धीरे, लॉन्ग टर्म प्रोसेस था।
फिर ये न्यूज़ में काफ़ी समय तक रहा भी कितने हमारे सैटेलाइट हो गए हैं, कितने चाहिए। अब हमने अपना सिस्टम पूरा डेवलप कर लिया है। इंडियन सिस्टम का क्या नाम है और किस किस कंट्री के पास है, ये रशिया के पास है, चाइना के पास है, तो उन कंट्रीज के नाम भी आपको याद होने चाहिए। उनके सिस्टम का नाम क्या है, जैसे अमेरिका का जीपीएस है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ग्लोनास किसका है, ऐसी टेक्निकल सी टर्मिनोलॉजीज है, तो वो आपको सब याद होनी चाहिए जब आपने पढ़ना है। तो जापान वाला थोड़ा न्यूज में था, जापान वाला न्यूज में था। ऑस्ट्रेलिया कनाडा तो थे नहीं है। इजराइल आप थोड़ा सोच सकते हो भी, टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफी एडवांस है, पर इजराइल भी नहीं है। अगर आपने वो 4-5 नाम याद रखे हैं तो आप फटाफट डी वाले को टिक कर दोगे, जापान का है जी। ओके, और जापान वाला थोड़ा न्यूज में था क्योंकि उन्होंने कुछ चेंजेस लाई थी अपने सिस्टम में, तो इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हम कह देंगे इजी है, इजी था, डी आंसर। आगे देखिए जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, साइंस टेक की ही स्टेटमेंट है। Ballistic missiles are jet propelled at subsonic speeds throughout their flights, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flight। तो जब आपने मिसाइलें पढ़ी हैं, सारी मिसाइलों के रट्टे नहीं लगाने, नाम नहीं याद करने, इंपॉर्टेंट के पढ़ने होते हैं, तो आप पाओगे बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, जो हमने शुरुआत में उसको छोड़ दिया, वो अपने ही वेट से चलती है फिर आगे। तो बैलिस्टिक मिसाइल असल में ये वाली है। इस स्टेटमेंट में क्या कर दिया, क्रूज मिसाइल क्या होती है, जो कि जेट प्रोपेल्ड होती है। इसको हम पूरे इसके रास्ते के दौरान इसको पावर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बैलिस्टिक मिसाइल की डेफिनेशन में क्रूज मिसाइल वाली डेफिनेशन लिख दी और क्रूज मिसाइल की डेफिनेशन में बैलिस्टिक मिसाइल वाली डेफिनेशन लिख दी। आपने पढ़ा होगा, कंसेप्ट क्लियर है, आप तभी पिक कर जाओगे, ये वाला गलत स्टेटमेंट है। अग्नि फिफ्थ, आपको पता होना चाहिए अग्नि मिसाइल क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, ये इंपॉर्टेंट मिसाइलें हैं। इज ए मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वाइल ब्रह्मोस इज ए सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप अगर देखोगे, ये भी स्टेटमेंट रिवर्स कर दी गई है। ठीक, ब्रह्मोस है मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अग्नि है सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, गलत। तो करेक्ट आंसर है आपका, दोनों स्टेटमेंटें गलत है, डी आंसर है। होता क्या है ना, जब भी न्यूज में ब्रह्मोस अग्नि आए, है ना, तो आपने उसकी प्रॉपर्टियां पढ़नी है। तो जब बार बार आप पढ़ोगे, समझोगे हाँ भी हमारी ब्रह्मोस वाली मिसाइल की ये प्रॉपर्टी है, ये वाला उसका है ना टेक्निकलिटी, और अग्नि की ये है, तो आप अपने आप याद कर जाओगे। तो ये भी, इसको भी आप इजी क्वेश्चन कहोगे यूपीएससी के लेवल के हिसाब से। आगे चलें जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मर्करी पोल्यूशन। मर्करी पोल्यूशन की बात करें, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज ए सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। जब आप गोल्ड माइनिंग करोगे तो जाहिर सी बात है, आप खाने खोदोगे, है ना, तो कई प्रकार का पोल्यूशन होगा, तो मर्करी पोल्यूशन भी होगा। तो ऐसे जो जनरल सी स्टेटमेंटें हैं जनरल साइंस की, वो अमूमन सही होती हैं। हाँ जी, करती है पोल्यूशन, ठीक है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मर्करी पोल्यूशन, ये भी है, बार बार न्यूज में रहता है, करता है ये पोल्यूशन। देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी, ये भी सही है। होता क्या है ना, हमको एग्जैक्ट लेवल नहीं पता, तो ये क्या है, एग्जैक्ट लेवल हमको नहीं पता कि हाँ भी इस लेवल के आगे हमको खतरा है, इस लेवल के नीचे हमको खतरा नहीं है। क्योंकि ऐसी चीजें क्या होती हैं, सब्जेक्टिव होती हैं। कुछ लोगों को कम मात्रा में ही ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा, कईयों को अधिक मात्रा में भी उतना टॉक्सिक नहीं होता, तो ये सब्जेक्टिव सी होती हैं, इसलिए कोई नोन पैरामीटर नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। तो आंसर करेक्ट हमने ढूंढना है, जनरल सी स्टेटमेंटें करेक्ट होती हैं। तो क्या है हमारा सी, ऑल 3 करेक्ट है। आगे चलें जी, विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट अफेयर्स में चल रहा है, मैंने कई बार पढ़ाया बच्चों को। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टियां क्या है, तो उसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है उन टॉपिक की, पढ़ लो जी। इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर इंटरनल कंबस्शन। जो हमारे इंजन है, मान लो मोटरसाइकिल हुआ, स्कूटियां हो गई हमारी, तो क्या उसमें हम डायरेक्टली ग्रीन हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, देखो कोई भी एक प्रकार की गाड़ी बनी है एक प्रकार के फ्यूल के लिए, तो जब हम दूसरे प्रकार का यूज करेंगे, फ्यूल यूज करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसकी इंजन वगैरह में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन चाहिए। इतना जरूर है कि ग्रीन हाइड्रोजन को हम थोड़ा इजीली यूज कर सकते हैं, पर स्टिल डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, हमको इंजन में मॉडिफिकेशन चाहिए। तो ये वाली स्टेटमेंट होगी गलत। ठीक,
अगर आपने पढ़ा है तो वहां लाइन आती है विद लिटिल मॉडिफिकेशन, ठीक है जी। इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस के साथ इसको मिक्स किया जा सकता है, एंड यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन। ये बात जनरल सी स्टेटमेंट है, सही है। इट कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में भी इसको यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन यूज होती है, तो हाइड्रोजन फ्यूल, इट कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स टू रन व्हीकल्स, ठीक है जी। ये भी स्टेटमेंट सही है। कितनी स्टेटमेंट सही होगी फिर हमारी? दूसरी और तीसरी, ठीक। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे चलते हैं जी। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। इनमें से कंट्रियां देख लो जी। को क्या पूछा गया है? हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कंट्रीज शेयर ए लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन। यूक्रेन के साथ इनमें से कौन कौन सी कंट्री लैंड बॉर्डर शेयर करती है? तो पिछले साल मैंने प्री दिया था, ये था यूक्रेन, तो मैंने उसके साथ सारी कंट्रियों के रट्टे मारे थे, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा न्यूज में आने की इसकी संभावना थी ही थी, ठीक। तो पिछले साल तो ये क्वेश्चन आया नहीं, इस बार डिट्टो आ गया। तो ये वाला जो है ना टॉपिक, इसको मैंने बार बार रट्टा मारा था, बार बार समझा था कि ये यूक्रेन है, यूक्रेन के नीचे क्या है, साथ में कौन कौन सी कंट्री इसको टच करती है, ठीक। तो मैंने अब अधिक नहीं बताना, आपने आंसर देख लेना है क्या है। तो देखो, चेक रिपब्लिक तो पूरा यूरोप में है, वो इधर नहीं टच करता, सेंटर में है, पूरे यूरोप के सेंटर में है चेकोस्लोवाकिया, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार आपने और भी आंसर निकाल लेने हैं। तो रोमानिया है, ठीक। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मैंने खुद अपने नोट्स में एक एक कंट्री का नक्शा बना रखा था, ठीक। तो जो कोई एरिया न्यूज में होता है, कोई सागर वगैरह न्यूज में होता है, तो उसके आसपास वाले एरिया पूछ लेते हैं ये किस किस से टच करता है। तो यूपीएससी के लेवल के हिसाब से ये इजी क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स में भी था, इस बार ये डायरेक्टली पूछ लिया गया है। आंसर इसका ए, ओनली 2, मैंने नहीं बताना, आपने खुद मैप जाके देख लेना है। आगे देखिए जी। विद रेफरेंस टू द अर्थ एटमोस्फियर, अर्थ के एटमोस्फियर की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी करेक्ट है जी? देखिए, साइंस से रिलेटेड है थोड़ा, और इसमें क्या है, ओनली 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं पूछा गया, सीधा चारों में से एक निकालनी है। द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, इंसोलेशन मतलब सूरज से आने वाली किरणें, received at the equator is roughly about 10 times of that received at the pole। जो इक्वेटर पर आती है वो लगभग पोल के 10 गुना ज्यादा है। डाटा दिया गया है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, छोड़ दो इसको निशानी लगाकर। इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन। तो आप हमने ये पढ़ा है कि आने वाली किरणें ज्यादा होती हैं, सभी मिक्स होती हैं, तो जब जाने वाली होती हैं उनमें क्या है, इंफ्रारेड ज्यादा होती हैं। शॉर्ट वेव्स वाली आने वाली होती हैं हाई फ्रिक्वेंसी, जाने वाली क्या है, लॉन्ग वेव रेडिएशन। जाने वाली में जैसे हो सकता है इंफ्रारेड ज्यादा हो, आने वाली में ऐसा नहीं है, कुछ नहीं पता, डाटा दिया हुआ है, इसको फिर आप क्या कर दो, स्किप कर दो, फिलहाल कर दिया। देखो, इंफ्रारेड वेव्स आर ए पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन। तो आप पाओगे नहीं, ये है विजिबल पार्ट, ठीक है। अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें, ठीक, तो विजिबल के पास आता है यूवी, तो विजिबल से नीचे आता है इंफ्रा। फ्रिक्वेंसी की बात करें तो अगर वेवलेंथ की बात करें तो रिवर्स केस होता है। तो पर इंफ्रारेड क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है, ठीक। पता है, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको देखो, हमको ये पता है कि इंफ्रारेड रेज होती हैं जब हम क्लाइमेट चेंज पढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते हैं, तो वहां ये बात आती है कि अर्थ से वापस जाने वाली, सूरज से किरणें आई, अर्थ के सरफेस पर टकराई, तो अर्थ से जब वापस गई तो वो क्या है, शॉर्ट वेव, सॉरी हाई वेवलेंथ वाली होती हैं, जिसको कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। वो क्या होती हैं, हीट होती है, गर्म होती हैं। तो उस गर्म इंफ्रारेड रेज को क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर अब्सॉर्ब कर लेता है। इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली अब्सॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। अब देखो, लोअर एटमॉस्फेयर, जाहिर सी बात है वाटर वेपर लोअर एटमॉस्फेयर में ही होंगे, धरती के आसपास वाला एरिया, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, लोअर एटमॉस्फेयर में ही है ज्यादा वाटर वेपर, ये भी बात सही है। दूसरी बात हमने ये भी पढ़ा है कि वाटर वेव का ग्रीन हाउस पोटेंशियल बहुत अधिक होता है, तो ये इंफ्रारेड रेज को बहुत अधिक अब्सॉर्ब करती हैं, बहुत अधिक ये क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, ठीक। ये हमने पढ़ा कंसेप्ट। तो इंफ्रारेड रेज भी क्या है, गर्म, तो इंफ्रारेड रेज पानी के द्वारा काफी अब्सॉर्ब की जाती हैं। ये वाला स्टेटमेंट होगी सही, आंसर क्या हो गया, सी। थोड़ा दिमाग लगाओ कि आपने कंसेप्ट पढ़े हैं, आप आंसर कर ले जाओगे। आगे चलिए जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दी है,
द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ट्रॉपिकल भूमध्य रेखा के आसपास वाला एरिया। मैंने ये बात अपने एनवायरनमेंट के लेक्चर में पढ़ाई है कि कैसे ट्रॉपिकल एरिया में सघन जंगल होते हैं जी, वहां पत्ते वगैरह बहुत गिरते हैं जी, ठीक। वहां पर पत्तों से ह्यूमस बहुत बनता है जी। फिर आप कहोगे सर वहां पर तो सॉइल बहुत रिच होनी चाहिए न्यूट्रिएंट से, पर हमने ये बात डिस्कस की कि वहां की सॉइल न्यूट्रिएंट से उतना रिच नहीं होती। कारण क्या है कि वहां पर बारिश भी बहुत होती है, रेनफॉल बहुत होती है, तो वो रेनफॉल क्या करती है, फटाफट ऊपर वाले न्यूट्रिएंट को लीच करके बहा ले जाती है। ये बात मैंने पढ़ाई है एनवायरनमेंट के लेक्चर में। तो क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है, रिच नहीं है न्यूट्रिएंट में, क्योंकि वहां पर बारिश अधिक होने के कारण न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं। तो ये बात क्या होगी, गलत होगी, ठीक है। हमको देखने में लगेगा वहां पर पेड़ पौधे हैं, पत्ते गिरेंगे, उनका विघटन होगा तो क्या है, न्यूट्रिएंट बनेंगे, पर असलियत में ऐसा नहीं है। न्यूट्रिएंट बनते तो हैं पर वो बह जाते हैं। आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप तभी पकड़ लोगे इस बात को। तो है, इस बार अगर आपने देना है तो मेरे एनवायरनमेंट के लेक्चर जरूर देखिए, मैंने बड़े धीरे धीरे ये चीजें समझाई हैं, बताई हैं। द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। ये बात है, जो पत्ते वगैरह गिरे हैं, ठीक, सॉइल में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उनका, पत्तों का, वो क्या है, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है ट्रॉपिकल एरिया में, बात सही है। मॉइस्चर भी ज्यादा है, ठीक, वहां पर, ठीक है जी। तो इससे क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर का विघटन बहुत जल्दी होता है। तो विघटन जल्दी होता है तो वहां पर क्या है, ज्यादा न्यूट्रिएंट भी बनेंगे, पर वो न्यूट्रिएंट वहां पर रहते नहीं है, क्योंकि बारिश के कारण वो लीच हो जाते हैं। इसलिए ये बात तो सही है, पर ये बात सही नहीं है। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपने देखनी है, कौन कौन सी सही है। पहली गलत है, दूसरी सही है। तो क्या है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आंसर है डी, ठीक है जी। आगे है जी, ये स्टेटमेंट देखो। स्टेटमेंट 1 कहता है द टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। देखिए जी, मोस्टली कोचिंग और नेट पर जो मैटर है ना, उसमें इस स्टेटमेंट को सही बताया गया है, पर लॉजिक नहीं मिल पा रहा। लॉजिक मीन, अगर लॉजिक की बात करें तो वो लॉजिक समर और विंटर दोनों पर बराबर अप्लाई होगा, ठीक। और कुछ ने ये कहा है कि नहीं, विंटर में टेम्परेचर कंट्रास्ट ज्यादा होता है। तो इसका आपने मुझे आंसर बताना है, पर ज्यादातर ने इसको क्या कहा है, सही कहा है, समर में टेम्परेचर कंट्रास्ट ज्यादा होता है। टेम्परेचर कंट्रास्ट का मतलब समझते हो, समुद्र और आपके धरती में टेम्परेचर का डिफरेंस। अच्छा जी, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। ये बात तो सही है, पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द यूनिट डिग्री टेम्परेचर ऑफ यूनिट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक, स्पेसिफिक हीट। तो ये वाली स्टेटमेंट तो सही है। इसमें है डाउट, पर अधिक क्या है, नेट पर इसको भी सही माना गया है। तो उस हिसाब से क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है, आपने इसको जरूर पढ़ना है। आपसे करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक। तो है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। और ये उसको एक्सप्लेन भी करता है, पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, तो आंसर होना चाहिए आपको क्या सा, ए। और अदरवाइज अगर विंटर में है तो आंसर कौन सा होना चाहिए, पहली गलत दूसरी सही, मतलब पहली इनकरेक्ट दूसरी सही। इसको थोड़ा आपने भी तलाशना है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, और कमेंट बॉक्स में लिखना जी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, शुक्रिया जी, नमस्कार।